देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की आर्ट्स वाली जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसका हम पांचवा लेसन कवर कर रहे थे। आज हम बात करेंगे जो दलहनी फसलें हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी युग कुल की फसलें हैं। कौन से कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। इनकी जड़ों के अंदर, इनकी जड़ों या हम कह सकते हैं इनकी ग्रंथियों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों के अंदर जो जोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो जमीन की जो उर्वरकता शक्ति वो बढ़ाने का काम करता है। देखिए, एक बार फिर से देखिए इसको, कि जो दलहनी फसल है, जो लेग्यूमिनेसी कुल की ये फसल है, और इनकी जड़ों या ग्रंथियों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। देखिएगा, जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु पाया जाता है वो क्या काम करता है उसको देखते हैं। राइजोबियम राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो राइजोबियम नामक जो एक जीवाणु पाया जाता है, वो जो नाइट्रोजन होता है मिट्टी के अंदर, उस नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देता है, किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रेट में चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो जमीन की जो उर्वरता शक्ति है, हम यूं कह सकते हैं, जमीन की जो उर्वरकता बढ़ जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बार आप दलहनी फसल बोइएगा, दलहनी फसल के बाद दूसरी अगर जब फसल बोते हो, तो जो दूसरी फसल बोएंगे वो उसकी जो उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, और पौधा भी ग्रोथ जल्दी करता है और अधिक प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये जीवाणु है, इसका नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंजेस कर देता है। ठीक है, देखिएगा, अभी हमने बताया था जो इसका कौन से कुल का पौधा है, लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। और कल हमने बात की थी जो गेहूं है और चावल है वो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा इसको। देखिएगा, आगे बात अपन करें तो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मृदा होती है, मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन है, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पाया जाता है मृदा के अंदर। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पाया जाता है। देखिएगा, दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रेट की आपूर्ति कर के मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। यानी कि जो दलहनी जो फसल होती है, दलहनी फसल जो नाइट्रेट की जो आपूर्ति करती है, और आपूर्ति करने के साथ साथ जो मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वो उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो याद रखिए इसको भी। देखिए, दलहनी फसल है जो फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, फसल चक्र होता क्या है, कि फसल चक्र होता है मिट्टी की खोई हुई जो पोषण मान है, यानी कि जो उर्वरता शक्ति को वापस करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे एक बार आप खरीफ की फसल बोइएगा। ठीक है, खरीफ की फसल के बाद आप दलहन बोइएगा, फिर दलहन के बाद जैसे आप रबी की फसल बोओगे, तो उसका जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दलहनी फसल होती है, जो फसल चक्र में अपनी भूमिका निभाती है। फसल चक्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मिट्टी की जो खोई हुई जो पोषण मान है उसको वापस से करना होता है। हम यूं कह सकते हैं कि जो जो रवि सॉरी खरीफ खरीफ के बाद आप दलहन बोइएगा, और फिर रवि की फसल बोएगा, तो इससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ जाने से इन फसलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और पौधा भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। ओके, बात करते हैं आगे। एक फसल द्वारा मृदा से लिए गए पोषण मान को मिट्टी में वापस करते हैं, ताकि अगली फसल के लिए मृदा को पोषण मान बना रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, बन जाता है। ठीक है, एक फसल द्वारा मृदा के गए लिए गए पोषण मान को मिट्टी के वापस करते हैं, यानी कि जो पोषण मान होते हैं उसको वापस कर देते हैं, ताकि जो दूसरी फसल है वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, देखिएगा, हम बात करते हैं कि जो प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी है उसकी हम चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, देखिएगा, जो दलहनी फसल होती है, जिसमें हम जो रबी की फसल होती है दलहनी में, हम कह सकते हैं जाड़े की ऋतु में या रबी की फसल होती है, उसमें कौन कौन सी फसल है। देखिएगा, एक तो अरहर आता है, एक चना आता है, एक मटर और एक मसूर। ये भी दलहनी फसलें हैं जो रबी की फसल है। हम यूं भी कह सकते हैं ये जाड़े की ऋतु के अंदर या जाड़े के अंदर इसको बोया जाता है। तो अरहर, चना, मटर और मसूर। ओके, बात करते हैं आगे इनके उत्पादन की। अगर बात करें, इसके अलावा देखिएगा और भी खरीफ की फसल यानी कि मानसून ऋतु की फसल की बात अगर करें, तो देखिएगा
सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया, ये 4 फसल होती है जो खरीफ की फसल है, यानी कि मानसून फसल है। अब जायद की फसल की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो एक तो सोयाबीन, मूंग और उड़द है, ये किसकी है? जायद की फसल यानी कि ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो फ्रेंड्स इनको भी याद रखिएगा कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के अंदर जो दलहनी फसल कौन कौन सी आती है वो कौन सी है, उनके आप बिल्कुल नाम लिखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिएगा, इस प्रकार दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में होती है, और जो दाल की जो खेती होती है दोस्तों, वो तीनों फसल ऋतु में होती है, रबी, खरीफ और जायद के अंदर होती है। देखिएगा, अब हम थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन, हम टोटल दलहनी फसलों की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसका सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा? तो आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में बताना है कि जितने भी समस्त दालें होती है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला जो स्टेट है हमारे भारत का, वो कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। अब हम फसलवार उत्पादन के में राज्यों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने भी कहा समस्त दलहन आपको पता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और इसका प्रथम स्थान आता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है, पहला आता है, ठीक है। इसीलिए सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, सोया राज्य यानी कि सोयाबीन की सर्वाधिक प्रोडक्शन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, चना है, चना भी मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अरहर है, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन होता है, और मसूर का उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो आपको बताना है सोयाबीन का सर्वाधिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, चना का मध्य प्रदेश में, अरहर का महाराष्ट्र में और मसूर का उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, वो आपको बताना है, मध्य प्रदेश को बताना है, ठीक है। दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत विश्व में पहला स्थान है, यानी कि दालों के प्रोडक्शन में और उपभोग में, यानी कि दालों का उत्पादन भी बहुत ज्यादा भारत में होता है, और उसका उपभोग भी भारतवासी बहुत ज्यादा करते हैं। तो विश्व में पहला स्थान आता है उत्पादन और उपभोग में दालों का। इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सर्वाधिक आयात दालों का होता है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख साधन आपकी दालें ही हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, ठीक है? वो कौन-कौन सी दालें हैं जिसमें कौन-कौन सा प्रोटीन होता है, कितने परसेंट प्रोटीन होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, दलहन फसलों की सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, यानी कि 40% तो प्रोटीन होता है और 20% इसमें तेल निकाला जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आगे चर्चा करें तो हम देखते हैं कि विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विश्व में पहला स्थान आता है उत्पादन में, प्रोडक्शन में यूएसए का, और दूसरा स्थान ब्राजील का था। तो ये डेटा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है हमारे मध्य प्रदेश है, और भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। और दलहनी फसलों में भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन सिर्फ सोयाबीन का होता है, और इसमें सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। इसीलिए सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, प्रमुख दलहनों की किस्मों की बात हम पर करते हैं, और ये किस्में कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशा, एक दलहन की एक आशा किस्म है, जिसको दलहन की कौन सी फसल है? अरहर। अरहर की लोकप्रिय किस्म होती है आशा, ठीक है। इसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। मटर की पत्ती विहीन किस्म होती है अर्पणा, ठीक है, अर्पणा है मटर की किस्म। चने की लोकप्रिय किस्म होती है सम्राट, और मसूर की किस्म होती है गरिमा। तो ये 4 दलहनी फसलें हैं, अरहर, मटर, चना और मसूर। अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा, मटर की लोकप्रिय किस्म अर्पणा, और चने की लोकप्रिय किस्म सम्राट, और मसूर की लोकप्रिय गरिमा किस्म होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये तो हमने बात कर ली दोस्तों जो आपकी जो दलहनी फसल है उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम भारत में तिलहन की फसलों की चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, तिलहनों की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, भारत में तिलहन का उत्पादन अनुपजाऊ और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में
की जाती है। यानी कि भारत में जो तिलहन का जो उत्पादन होता है, जहाँ अनउपजाऊ भूमि होती है और वर्षा भी बहुत कम होती है, वहाँ उन क्षेत्रों के अंदर हम तिलहन का उत्पादन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो खाद्यान्न फसलों के बाद में दूसरा स्थान आपकी तिलहन फसलों का आता है। ठीक है। और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। यानी कि तिलहन का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं आगे। कुल बोए गए क्षेत्र में पहला स्थान खाद्यान्न का, दूसरा स्थान तिलहन का। हम कह सकते हैं कि कुल बोए गए क्षेत्र में पहला स्थान आपका खाद्यान्न का था, दूसरा स्थान आपका तिलहन का क्षेत्रफल की दृष्टि से। सरसों रबी की फसल है। आपको भी पता है कि सरसों है रबी की फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ की फसल होती है। देखिएगा, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है और सोयाबीन का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में होता है। तो याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं। आपको पता है कि सरसों अनुसंधान संस्थान आपको सेवर भरतपुर में है, तो सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है सर्वाधिक। ठीक है। और मूंगफली का गुजरात में और सोयाबीन का मध्य प्रदेश में। भारत देश में तिलहन के उत्पादन में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसके बाद मूंगफली का उत्पादन होता है। तिलहन उत्पादन में सोयाबीन प्रथम और तिलहन उत्पादन में मूंगफली द्वितीय स्थान पे है। ठीक है। मूंगफली एक स्वपोषित फसल है, आपको पता है। और स्वपोषित होता क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूंगफली के फूलों का दूसरे फसलों के फूलों के साथ परागण नहीं होता, इसीलिए मूंगफली स्वपोषित फसल है। तो याद रखिएगा, मूंगफली एक स्वपोषित फसल है। देखिएगा, सूरजमुखी में जो तेल है वो 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि जो सूरजमुखी का तेल में जो 64% एक अम्ल पाया जाता है, लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो रक्त में जो आप उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को वो साफ करता है। तो हमें मूंगा सूरजमुखी का तेल है उसको खाने में लेना चाहिए। ठीक है। तो याद रखिएगा। ओके। देखिएगा, सरसों के तेल में तीखापन पाया जाता है। अब देखिएगा, सरसों के तेल में तीखापन पाया जाता है। आपको पता है वो क्यों पाया जाता है? यानी कि आइसोथायोसाइनेट के कारण मूंगफली में तीखापन पाया जाता है। ठीक है। देखिएगा, सरसों के तेल में एरोसिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यानी कि सरसों के तेल में जो एरोसिक अम्ल पाया जाता है ना, वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ठीक है। कुसुम के तेल का इस्तेमाल हम वाटरप्रूफ कपड़ों के अंदर किया जाता है, उसके निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा, जो कुसुम का तेल होता है वो वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। कुसुम के तेल का प्रयोग चमड़े प्रिवेशन में किया जाता है। ठीक है। यानी कि चमड़े को साफ करने में किया जाता है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार है। यानी कि तिलहन के उत्पादन में कौन कौन से राज्य अग्रणी है? तो अगर हम कहें संपूर्ण तिलहन उत्पादन, यानी कि कुल तिलहन उत्पादन कहाँ होता है आपका? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का मध्य प्रदेश में, मूंगफली का गुजरात में, सरसों का राजस्थान में, सूरजमुखी का कर्नाटक में होता है सर्वाधिक प्रोडक्शन, और नारियल का तमिलनाडु में, और कुसुम का होता है महाराष्ट्र में। तो ये डेटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे करते बात। देखो, फसलों में पोषण स्तर, देखिए जो फसल होती है उसमें पोषण स्तर की हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन सी फसल में कितना परसेंट पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल में 6% प्रोटीन पाया जाता है और 76% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम गेहूं की बात करें तो 15% प्रोटीन और 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में प्रोटीन कम पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक जो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 80% पाया जाता है। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है। सोयाबीन में 45% प्रोटीन पाया जाता है। और वैसे हम फसलों में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ 20% आप उसमें तेल निकाल सकते हो। मूंगफली में 30% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। लेकिन तिल जो मूंगफली का जो तेल है उसमें कोई फिक्स नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी फसल में कितना परसेंट पाया जाता है। दो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। मक्का है, मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सोयाबीन है, सोयाबीन में 45% प्रोटीन पाया जाता है। ये दो डेटा पर ज्यादा फोकस आपको करना है। तो
फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय-बाय।